सलाम एंड वेलकम टू नाज़ ऑफ मोर। मैं हूं अंबरीन शम्सी और मेरे साथ हस्ब मामूल है उज़ैर यूनिस। और हमारा एज यूजुअल बहुत पैक्ड एजेंडा है। There's never a slow news day। और जब एक हफ्ता गुजर जाता है तो बहुत सारी खबरें भी जमा हो जाती है, लेकिन जाहिर है जो कुछ दो तीन बड़ी खबरें हैं जिसका हम थोड़ी सी तफसील से जिस पे बात करेंगे। बिल आखिर IMF हो गया। उज़ैर उज़ैर ही हमें उसके बारे में कुछ तफसीलात बताएंगे। और मैंने अब तक कुछ गुस्सा भी हल्का करना है, उस पर भी बात करेंगे कि आज कौमी असेंबली में बजट पास हो गया और एक और बहुत अहम बिल भी पास हुआ है, उस पर भी बात करेंगे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द शो। फिर दूसरा, अभी मोदी ने यात्रा किया है अमेरिका का, बहुत सारी सरमायाकारी हासिल भी की है। एक बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट था, पाकिस्तान स्पेसिफिक, टेररिज्म स्पेसिफिक, उसमें जिक्र था। And as usual, Pakistan is helplessly making us strong. The Foreign Office has made a statement objecting to it, but we'll talk about that as well. और एक बहुत मेरे ख्याल में पाकिस्तान में जो foreign policy experts है and around the world, anybody who's interested in Russia, the Ukraine war, military coups should watch out for the Wagner story, which we'll also briefly discuss as well. और फिर जाहिर है विनर्स एंड लूजर्स। उज़ैर, आपसे शुरू करते हैं। हमने बड़ी कोशिश की कि IMF का जिक्र ना करें थ्रू आउट द लास्ट आई थिंक 3 months ऑफ आवर पॉडकास्ट, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। और इसाक डार की कोशिशों के बावजूद हो गई डील। जी, डील अभी देखें अंबर, बड़ी ईद की बड़ी खबर तो है कि डील होने वाली है, अभी हुई नहीं है। देखिए, मेरा अगेन वी टॉक्ड अबाउट दिस ऑन दिस पॉडकास्ट कि जब तक IMF की तरफ से नहीं आएगा सिग्नल के हाँ, डील हो रही है, तो मैं तो एटलीस्ट नहीं मानता। आई एम स्टिल लाइक कॉशियस बट कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक ओवर द लास्ट 3 days, क्योंकि हमने देखा कि मुलाकातें हुई पेरिस के अंदर। उससे पहले जैसे कामरान यूसुफ और शहबाज राना ने अपने शो पे अंदिया दिया था कि स्टेट ने डिसाइड किया है कि IMF का प्रोग्राम होना है, तो जब स्टेट तो डिसीजन फिर तो लेती होना है। ही है जब जब हो रहा है ना। और मैं कहूंगी कि इसाक डार की कोशिशों के बावजूद बहुत दुआएं की, बार बार कभी कहते जियो पॉलिटिक्स था, दुआएं रोज अपने ट्विटर पे डालते थे, आंखें दिखाने की बात करते थे। उन्होंने एक जो टैक्स एमनीस्टी स्कीम भी लगाने की कोशिश की, लेकिन उसको भी नोटिफिकेशन रिजेक्ट कर दिया था IMF ने। उसके बावजूद ये शहबाज शरीफ ने करवाया या रियासत ने करवाया उधर? आई थिंक रियासत ने जो है वो स्पीड डायल पे एक नंबर मिलाया और अननोन नंबर से कॉल गई पीएमओ को कहा गया कि आप जरा ठीक ठीक हो जाएं। तो फिर वजीर आजम ने सफीरों से भी मुलाकात की, पेरिस में भी मुलाकात की और बड़ा सिग्नल दिया कि हम करेंगे। तो देखें, जो बजट के अंदर एडजस्टमेंट हुई है, पहले तो बजट के ऊपर एक कमेंट मैं कर दूं कि बड़ा यस। मजाकिया तरीके से पास किया गया है, कोरम के बगैर। तो ये पार्टियां हम्म। जो जमहूरियत की अलमबरदार बनती फिरती हैं, किसी भी मुल्क में कोरम के बगैर अगर बजट पास हो, पार्लिमानी डेमोक्रेसी में बजट इज अ बिग डील। तो आपने 70 लोगों के साथ ये बजट पास किया है गालिबन। तो एक तो ये मजाक का खाली प्रोसेस है। था, असेंबली हॉल खाली था। और मैं ये बिल्कुल। भी कह दूं कि क्योंकि ये जमहूरी पसंद अपनी जमातें अपने आप को कहलाती हैं, इसलिए वी शुड emphasize it, but I should also point out that I think the last 3 years of the budget have been a joke in Pakistan. कभी जैसे इमरान खान साहब कहते थे, कभी फोन कॉल के जरिए इंटेलिजेंस पास करवाती थी बजट। हर दफा यही होता था कि उस वक्त जब PDM जमातें ऑपोजिशन में थी, एहतजाज करती थी, वॉकआउट स्टेज करती थी, इसी तरह खाली था। सो आई विल से कि PDM जमातें बेहतर नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और वही बजट उसी तरीके से खाली नेशनल असेंबली का ऐवान जो है उसी में एक बजट पास हुआ, और जो मैं तो ये भी इस कहूंगा पे अंबर एतराज भी बहुत कि करना चाहिए। एटलीस्ट PTI वालों ने कोरम पूरा करके तो बजट पास करवाया, बाय हुक और बाय हाँ, क्रुक। चाहे फोन कॉल था या कुछ था, हाँ, कोरम तो पूरा जैसे हो भी गया था, था। बंदे तो पूरे होना। मतलब दावत तो पूरी लगे कि लोग आए हैं। इधर तो उन्होंने वो भी नहीं किया। और सोने पे सुहागा ये था कि मैं डॉन की खबर आज सुबह पढ़ रहा था, तो उस पे किसी मेंबर ने कहा कि ये काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी पे जाना चाहिए बजट, क्योंकि इसमें सूदी निजाम है ये वो। तो अयाज सादिक साहब ने कहा कि जी इसका टाइम नहीं है, क्योंकि पार्लियामेंटेरियंस को हज पे जाना है, तो आप जरा शोर शराबा कम करें। और फिर बजट पास हो गया। तो इसहाक डार साहब ने कल भी कहा था कि उन्होंने, बजट पास होगा देखिए और देखिए, दुआ करें। ईद की छुट्टियों के लिए जाना था, और फ्लाइट कैच करनी थी, हज पे जाना था, दुबई जाना था कुछ लोगों ने, मियां नवाज शरीफ से मिलने।
तो बस और मसरूफियात थी और काम थे, बजट करवाए, रियासत ने कहा है, वी को डाला भेजा था आईएमएफ के हेडक्वार्टर्स इन डीसी वेयर यू आर, सब कुछ हो गया, डन। बिल्कुल। और जाते जाते उन्होंने आप जैसे लोगों पे थोड़े टैक्सेस बढ़ाए हैं, सुपर टैक्स भी लगाए हैं फॉर्मल बिजनेसेस के ऊपर। तो वही घिसी पिटी कहानी कि जी किसी तरह 200 अरब 215 अरब रुपए जमा किए जाएं, 85 अरब रुपए कम किए जाएं, ओवरऑल $1 बिलियन तक का इम्पैक्ट बनता है जो एडजस्टमेंट्स हुई इस बजट के निगोशिएशंस के बाद आईएमएफ से। और वही कहानी कि जो हम काफी टाइम से कहते आए हैं, टैक्स नेट वाइडन करें, ये करें, नहीं, जो लोग वैसे ही टैक्स देते हैं उनसे और चूसा जाएगा पैसा। और फिर जो है आगे अल्लाह जाने, आईएमएफ जाने और आने वाली हुकूमत जाने, यही स्ट्रेटजी है इस वक्त। यही स्ट्रैटेजी है, जाहिर है एतराज कर रहे हैं जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज के लोग हैं, क्योंकि 10% सुपर टैक्स में इजाफा किया है। पर आई थिंक देयर टू की नंबर्स दैट आई वांट टू पॉइंट आउट, जो एक तो बल्कि थ्री आई वुड से। सबसे पहले कि जो अखराजात है उसमें कमी करने की कोशिश की है, कोई 85 बिलियन रुपीज। जो टैक्सेस हैं, 215 बिलियन नए टैक्सेस, जिसे मेरे जैसे लोग जो ऑलरेडी टैक्स देते हैं, और मैं कहूंगी कि सिर्फ इनकम टैक्स नहीं देते, हर सतह पर हर चीज में, चाहे जीएसटी हो, एवरीथिंग इज टैक्स्ड। तो उसमें इजाफा किया जाएगा ताकि रेवेन्यू और टैक्स कलेक्शन बेहतर हो। और यही एतराज था कुछ हफ्ता पहले, जो एस्टर पेरेज आईएमएफ की रिप्रेजेंटेटिव ने बहुत सख्ती से एतराज किया था, तो ये उन्होंने इस पे काबू किया। जो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है गरीब के गुरबा के लिए, उसमें सिर्फ 166 बिलियन रुपीज का इजाफा हुआ है। सो यू कैन इमेजिन वेयर रेवेन्यू कलेक्शन ज्यादा है, अखराजात थोड़े कम किए, एंड इट्स जस्ट अ लिटिल बिट ऑन टॉप ऑफ दैट फॉर द पुअर। Another key sort of I think number here, and this is the fourth number, wasn't part of what I was saying, but I think इन्होंने पेट्रोल लेवी जो है उसमें भी इजाफा किया, उसमें भी इजाफा कर रहे हैं। एंड कंसिडर दिस के 2-3 बार उन्होंने पेट्रोल प्राइसेस में कमी की है, तो पूरी हो गई। बिल्कुल पूरी हो गई। और अगेन ये कुछ लोगों ने लिखा भी और ट्वीट भी किया सोशल मीडिया पे कि यही काम अगर करने थे तो आप पहले कर लेते तो नुकसान कम होता। लेकिन वो जो है आंखों में आंखें दिखानी थी और जियो पॉलिटिक्स का बयानिया खेलना था। तो फिर मेरा तो एक ही सवाल बनता है कि अगर जियो पॉलिटिक्स खेली जा रही थी पाकिस्तान के साथ, और फिर अमेरिका की और भारत की स्टेटमेंट में भी पाकिस्तान का जिक्र आया, और उसके 24 घंटे बाद आईएमएफ से मुज़ाकरात भी हो गए, तो ऐसा क्या हुआ कि जियो पॉलिटिक्स 24 से 48 घंटे के अंदर जो है वो गायब हो गई? तो ये सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। एक दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट अंबर जो ऑडियंस को समझाने के लिए जरूरी है कि ये एक बयानिया बनाया गया इस्लामाबाद की तरफ से कि हमने तमाम शराइत माननी है। और काफी सारे लोग सोशल मीडिया पे भी इस पे कहते थे नहीं तमाम शराइत माननी है। तो मैंने पोस्ट भी किया था, मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। एथ रिव्यू के डॉक्यूमेंट के एंड के, ये पब्लिक डॉक्यूमेंट्स आईएमएफ के, पूरा एक टेबल है कंडीशंस का। तो मैंने देखा उस टेबल को, क्योंकि ये लोग बार बार कह रहे थे कि हमने कंडीशंस मान ली हैं। उस टेबल में कम से कम 8 ऐसी चीजें तो मैं खुद गिन सकता हूँ, और मैंने लिखी हैं, शो की हैं सोशल मीडिया पे भी, जो पूरी नहीं हुई हैं अभी तक कंडीशंस। तो ये कहना कि हम लेट गए, हमने सब कर लिया, आईएमएफ हमारी बात फिर भी नहीं मान रहा, ये गलत बयानी थी। और अगेन अगर लोग पब्लिक डॉक्यूमेंट्स ही रिव्यू कर लें तो उनको मालूम हो जाएगा कि क्या पूरा हुआ है क्या नहीं हुआ। तो पीपल शुड लुक एट दिस एज वेल एंड स्केप्टिकली थिंक ऑफ के वजीर आजम साहब या डार साहब या दूसरे लोग हुकूमत की तरफ से जो कह रहे थे कि हमने सारी बातें मान ली, बजट भी हमने अप्रूव करवा लिया था, आईएमएफ जियो पॉलिटिक्स खेल रहा है, ये बिल्कुल गलत बयानी थी। और अगर जियो पॉलिटिक्स था तो फिर वो समझाएं कि पिछले 24 से 48 घंटे में ऐसा क्या हुआ, आपने कौन सी कंसेशन जियो पोलिटिकली दी कि ये बात आगे अब आगे बढ़ रही है। अब ये देखना पड़ेगा कि रूसी तेल है वो कंसेशन, वो क्या कंसेशन है। बट आई डू आल्सो वांट टू पॉइंट आउट कि शायद इसाक डार साहब ने, एंड वी हैड यू, ही इज बीन योर लूजर ऑफ द वीक लास्ट वीक, उससे पहले मेरे थे, पर इसाक डार साहब ने जो आईएमएफ और जियो पॉलिटिक्स का गुस्सा है, अफसोस की बात है, वो एक सहाफी पर निकाला। वो वीडियो भी वायरल होगी, आपने देखी होगी। सवाल किया गया था आईएमएफ के हवाले से, और उन्होंने कुछ, मेरे ख्याल में कि lashed out quite violently against the reporter, and why are you shooting the messenger if you're not able to do that job, your job, which is to be actually more transparent and truthful to the people. अगर अब मुश्किलात हैं, ये जो पिछले 6 माह से, मैं कहूँगी 6 माह तो गुजर गए हैं जब ये हमें लारा लपा दिया जा रहा है कि बस
डील हो जाएगी, डील हो जाएगी। तो सहाफी तो वही पूछ रहा था जो लोग जाहिर है पूछ रहे हैं। सो आई थिंक दैट्स आल्सो क्वेश्चन। गुस्सा किसी और पे निकाला और आया किसी और पर था। और अंबर इसके अंदर क्योंकि इस हुकूमत को बड़ा शौक है दर्जनों केसेस बनाने का लोगों के ऊपर। ख्वाजा आसिफ ने अभी फिर एक इंटरव्यू हमने अटलांटिक काउंसिल पे किया था, तो कहा कि इमरान खान के ऊपर ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की वायलेशन का भी केस बनता है उस इंटरव्यू के बाद। तो अगर उतना शौक है तो ये भी एक केस बनता है असॉल्ट का, कि आपने एक सिटीजन को धक्का दिया और फिर वो सिटीजन बाद में क्लेम कर रहा है कि आपने उसको थप्पड़ भी मारे और अपने गार्ड से उसको हरास भी किया। तो ये तो वीडियो एविडेंस है। तो अगर आपको इतना ही शौक है केसेस बनाने का तो ये केस बनता है। और नंबर टू, इन एनी कंट्री इस तरह का बिहेवियर इज ग्राउंड्स फॉर फायरिंग। यू कैन नॉट एज अ मिनिस्टर यस, इंगेज लाइक दैट। लेकिन इसहाक डार की पर्ची जो है वो बड़ी मजबूत पर्ची है, लंदन से आती है, ससुराल की पर्ची है। blood is thicker हाँ than water. Blood is thicker than water. Mr. Ismail has now resigned from that. लेकिन that's what happens really. बिल्कुल। तो अब देखते हैं ऑन द लास्ट नोट आई थिंक ऑन दिस फॉर द ऑडियंस के अभी भी देयर इज आई वुड से प्रोबेबिलिटी हैज इंक्रीज्ड इस प्रोग्राम को आगे जाने की। लेकिन जो आईएमएफ का कैलेंडर है इस हफ्ते पैक्ड एजेंडा है। पाकिस्तान का उस पर जिक्र अभी तक नहीं है। तो पीर के दिन, आज हम इतवार के दिन रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो पीर की सुबह जब होगी यहाँ डीसी के अंदर तो थोड़ी क्लैरिटी आ जाएगी कि बात किस तरफ जा रही है। क्योंकि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट बहुत जल्द होना है और उसके बाद बोर्ड के एजेंडा पे आपने इस एग्रीमेंट को डालना है और 4 दिन है ये सारा काम करने के लिए। So there's been 3 days of negotiations. There's cautious optimism, but we're still not sure yet. So that's concluding remarks. Meanwhile, जब हम यहाँ मेरे ख्याल में क्या आखिरी जो 30 जून को एक्सपायर करना था ये जो 2019 का आईएमएफ का मुआहदा था, एंड फॉर व्हाट, फॉर पिटेंस, राइट। दूसरी तरफ हम देखें कि जो भारत के वजीर आजम है नरेंद्र मोदी, इन्होंने यूएस का ट्रिप बहुत सक्सेसफुल रहा, has been feted by President Joe Biden. आपके जो सदर हैं उजैर, और साथ साथ जो बड़े बड़े सरमायाकार हैं, जिसमें ये भी हम बता दें कि जो टेक्नोलॉजी कंपनीज लेड बाय इंडियंस are investing heavily. And like I said, while we're waiting for that last tranche, that last loan that pittance to है, यहाँ हम billions of dollars की investment की बात कर रहे हैं. So this is the contrast, I think. आई फुली एग्री अंबर। और ओपनिंग जो सेरेमोनी थी व्हाइट हाउस पे मैं भी वहाँ था। एक मेला लगा हुआ था। द लाइंस टू गेट इन वर अराउंड द ब्लॉक इन वॉशिंगटन टू गेट इन टू द साउथ लॉन ऑफ द व्हाइट हाउस। वहाँ जो है लोग आपको कोई दावतनामा नहीं आया? मुझे दावतनामा इसी का आया था कि आप ओपनिंग सेरेमोनी पे आ जाएं और वहां जरा देखें बैंड बाजा बजेगा और फिर नरेंद्र मोदी और सदर बाइडेन आए। तो इट वाज अ वेरी यू नो एक तरह से डिस्प्ले पे था द रोल एंड द इन्फ्लुएंस एंड द पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ अमेरिकन इंडियंस इन इंडिया। क्योंकि यहाँ हजारों लोग आए हुए थे। They were singing the Indian national anthem, they were singing the American national anthem, they were chanting USA USA, लेकिन they were chanting Modi Modi as well। तो एक बड़ा जो है इंटरेस्टिंग माहौल था वहां पे। और ये जो पूरी ट्रिप हुई अंबर, आपने जैसे कहा बिजनेस डील्स, डिफेंस डील्स, चाइना ऑब्वियसली इज फ्रंट एंड सेंटर इन दिस, जिस पे बात कहे बगैर बात की गई। नरेंद्र मोदी इज वन ऑफ द वेरी फ्यू लीडर्स जिसको 2 दफा मौका मिला है जॉइंट सेशन ऑफ कांग्रेस पे खिताब करने का। वो स्पीच उन्होंने बड़ी मुझे अच्छी लगी बिलखुसूस इसलिए क्योंकि उन्होंने वहाँ खवातीन की बात की, इंक्लूजन की बात की, बताया कि इंडिया की लोकल गवर्नमेंट में कितनी खवातीन इन्वॉल्व हैं पॉलिटिकली। राइट। तो आई अंडरस्टैंड के Okay, देयर Uzair, इज मैं ये कहूँगी, I'm just gonna stop you there because जब इस किस्म के लीडर्स तकारीर करते हैं, जाहिर है वो बहुत अच्छी बातें होती है, लेकिन हकीकत कुछ और होती है। आई जस्ट वांट टू पॉइंट आउट कि इनकी अपनी जमात के जो ट्रोल्स हैं, वो खवातीन सहाफ़ी और खवातीन के खिलाफ एक्टिविस्ट,
killings as well, lynching. So let's also take that with a pinch of I was salt as going to well. get there. I was going to get there. So thank you for clarifying that कि उन्होंने ये जो बात की, ठीक है, और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस पे उनसे सवाल किया सबरीना सिद्दीकी ने, जो हमारी पॉडकास्ट पे भी आ चुकी हैं, वॉल स्ट्रीट जर्नल की बड़ी जबरदस्त रिपोर्टर हैं व्हाइट हाउस की। उन्होंने मुसलमानों पे सवाल किया और नरेंद्र मोदी ने एज डिप्लोमेटिकली एज ही कुड रिस्पॉन्ड, ही रिस्पॉन्डेड। लेकिन फिर अनफॉर्चुनेट बात ये हुई कि सबरीना की ट्रोलिंग की गई सोशल मीडिया पे, जिसकी बात आप भी कर रही हैं कि इसकी पार्टी करती है। और फिर उन्होंने क्लैरिफाई किया, बच्ची थी तो इंडिया की जर्सी पहन के इंडिया को सपोर्ट करती थी। तो ये जो पूरा एक जो है ऑनलाइन सोशल मीडिया ट्रोल का बिहेवियर, ये भी हमें नजर आया इन इन ऑपोजिशन टू व्हाट द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ वाज सेइंग इन वॉशिंगटन। तो उस पर भी लोगों ने नोट किया कि देखें ये बात है, ये मसले हैं, आपने इनसे डील करना है। सदर बाइडेन के ऊपर बहुत प्रेशर था कि प्राइवेटली इस बात को रेस करें, और जहां तक मुझे मालूम है ये प्राइवेटली रेस किया गया। और एक तरह से कोऑर्डिनेटेड साइड पे सदर ओबामा ने क्रिश्चियाना मानपुर को अहेड ऑफ द मीटिंग विद बिटवीन मोदी एंड बाइडेन रिलीज हुआ वो इंटरव्यू, जिसपे उन्होंने खुल के बात की इस बारे में। तो वो कोऑर्डिनेटेड एक था कि एक्स प्रेसिडेंट जो है वो पब्लिकली थोड़ा सा रैचेट अप करें और सदर साहब जो हैं वो प्राइवेटली इस बात को रेस करें, और वो किया गया। एक नुआंस की बात अंबर जो मुझे पहले रिकग्नाइज नहीं हुई, और जब मैं साउथ लॉन पे था तो नोटिस हुआ कि एक इंटरेस्टिंग एंड अंडर अप्रिशिएटेड फैक्ट ये है कि मोदी की सपोर्ट इंडियन बोरी मुस्लिम्स में बहुत ज्यादा है। वहां तकरीबन मैंने 5 से 6 दर्जन जो हैं बोरी मुसलमान देखे जो आए हुए थे वहां पे सेरेमनी में। और उसके बाद जब ये मिस्र गए, अभी गए हुए हैं नरेंद्र मोदी, तो वहां पे भी उन्होंने काफी मीटिंग्स की बोरी मुसलमानों से, उनकी मस्जिद में भी गए। तो फिर मैंने जब लोगों से पूछा कि मुझे इंटरेस्टिंग बात लगी, तो कॉन्टेक्स्ट पता चला कि बोरी मुसलमानों में नरेंद्र मोदी काफी पॉपुलर है। तो मैंने सोचा ये भी ऑडियंस से बात शेयर की जाए कि थोड़ा सा नुआंस यहाँ पर भी है कि गुजराती बोरी मुस्लिम जो हैं काफी सपोर्ट करते हैं नरेंद्र मोदी की। But that also makes sense, right? I mean, I think what we're seeing in terms of the U.S. relationship with India is a lot of it, obviously, whether it's a counterweight to China. दूसरी तरफ हम कह सकते हैं कि obviously India is a big investment opportunity. जैसे हमने देखा कि इस वक्त pitch भी किया था नरेंद्र मोदी ने. There's a global fintech hub based in Gujarat as well. So anybody who wants to do business would be interested. I think there's also एक और very interesting, I think, sort of push in terms of semiconductors, because there's also a rivalry between the US and China in terms of semiconductors as well. So, I mean, ये nuances हैं. इसके साथ साथ जो बाइडन, जो जाहिर है अपने आप को प्रो डेमोक्रेसी, अगेन हम पीडीएम की बात करते हैं, प्रो डेमोक्रेसी कहते हैं. There have been criticism whether India is the democracy it once was, how much of a partner it can be. I think what's clear from this trip is that threats to democracy, critics, women, minorities don't matter when it comes to business and global politics. Geopolitics. जियोपॉलिटिक्स विंस 100%। और उसका एक एग्जाम्पल ये भी था कि इलॉन मस्क जो कुछ दिन पहले चाइना गए हुए थे, उन्होंने भी नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। और अब वो बात चल रही है कि टेस्ला जो है वो भारत में अपनी गाड़ियां बनाएगी शायद आने वाले महीनों में। तो वो इट्स ऑब्वियसली जक्सटपोज्ड ओवर देयर। और वहाँ इलॉन से ट्विटर का सवाल हुआ, वो ट्विटर पे पैरी करके आगे चले गए कि जी कानून कानून है, और ये वो कह के जो है घुमा दी बात उन्होंने। तो ये फुल डिस्प्ले भी थी। 70 के करीब अमरीकी सियासतदानों ने लेटर लिखा मोदी की ट्रिप से पहले, एड्रेसिंग दीज कंसर्न्स के जी ये हमारा एक मसला है। क्रिस वैन हॉलन सेनेट साइड पे और प्रमिला जयपाल कांग्रेस हाउस की साइड पे उन्होंने ये लिखा। तो 70 के करीब इन कंपैरिजन जो पाकिस्तान के ऊपर एक लेटर आया था कुछ हफ्तों पहले, उस पे 65 लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने साइन किया था। तो अगर हम मवाजना करें काउंट देख के, तो हिल के ऊपर एटलीस्ट ज्यादा लोग जो हैं कंसर्न्ड हैं इंडिया के ऊपर एज अपोज टू इमरान खान। तो ये भी एक बात है। एंड अगेन एक डिबेट है यहाँ पे भारत में भी। रशिया के ऊपर भी एक कॉन्वर्जेशन हुई जिसपे बड़ा इंटरेस्टिंग मैंने नोट किया, एंड दैट्स अ सेगवे टू व्हाट हैपेंड इन रशिया एज वेल इन माय माइंड, कि मोदी ने बात की कि ये जमाना जंग का नहीं है, वॉर उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया, जो कि इससे पहले वो अपनी तकारीर में से कॉन्फ्लिक्ट डिस्क्राइब करते आए हैं।
और वॉर की जो उन्होंने कंसेशन दी अपनी स्पीचेस के अंदर, वो यही थी टू शो द अमेरिकन के इंडिया जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अमेरिकन पोजीशन की तरफ आ रहा है। एंड आई थिंक इस ट्रिप के बाद जो जक्सटापोजिशन थी वो बड़ी जबरदस्त थी कि इंडिया इज मेकिंग अ बेट ऑन द यूनाइटेड स्टेट्स एज अपोज टू इट्स हिस्टोरिक एलाय Yeah. रशिया, और उसके घंटों बाद रूस के अंदर जो है टीएलपी नुमा ग्रुप, वैगनर ग्रुप जो है वो अपनी तोपें लेके मॉस्को की तरफ जा रहा था। तो ये भी बड़ा मुझे इंटरेस्टिंग टाइमिंग लगी इसकी कि दिल्ली के अंदर एक व्यू रशिया का है, लेकिन दोज पीपल हु हैव दैट प्रो रशिया सेंटिमेंट आई थिंक वो थोड़ा पीछे हटेंगे आफ्टर लुकिंग एट व्हाट हैपेंड इन मॉस्को। So obviously, India has been trying to sort of maintain this delicate balancing act. And I wouldn't say that I'm the expert here. There's some excellent YouTube explainers and podcasts, etc., that actually sort of explain India's complicated relationship. So जाहिर है रूस के साथ उनका एक तारीखी उनका ताल्लुक है, dating back to the Cold War as well, has been buying discounted Russian oil, has been used as an example in Pakistan by Imran Khan, for instance, of how to balance relationships. But I think you're right. At this point, given what has just happened in the US and what's happening in Russia with the Wagner Group, a mercenary group, जो आपने जिनको तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से उनका मवाजना तो किया है, which kind of fits, but I mean, let's also think about it in terms of Afghanistan and the US and other mercenaries, Eric Prince, for instance. Proxies in proxy wars. So India seems to have taken that shift. At the same time, is trying to maintain that relationship. I think it's also complicated for China as well. That's trying to assert itself. That's also sort of tied itself with the fate of the Russians as well. So a little bit on how the US is viewing this semi-failed coup in Russia. Is that how we would describe it? आई थिंक या इट लुक्स लाइक सेमी फेल्ड कू, और लगता है ऐसा है कि मैं तो हंस रहा था एक ये कि भाई रशियंस आर सो ड्रामेटिक विद एवरीथिंग। पाकिस्तान में तो टीएलपी लाहौर से इस्लामाबाद डंडे लेके सिर्फ जाती है तो कंसेशन हो जाती है, वजीर इस्तीफा दे देता है ये वो। इधर तो इन्होंने पूरे आर्मर्ड कॉलम चला दिए, फ्रंट लाइन से मॉस्को की तरफ 200 किलोमीटर जा रहे थे, फिर वो रुके, फिर बेलारूस ने बातचीत करवाई और एक तरह से कॉम्प्रो हो गया, और कॉम्प्रो के बाद जो है वो बेलारूस चले गए। अब आगे क्या होता है किसी को नहीं पता, बट आई थिंक द बिग टेक अवे एट लीस्ट फॉर मी, एंड आई वाज टॉकिंग टू सम फोक्स एट द काउंसिल टू गेट अ सेंस कि वो जो यूक्रेन के जो फोकस टीम है वो क्या सोच रही है। तो उन्होंने कहा कि दिस इज अ बिग बिग चिंक इन पुटिन्स आर्मर, कि जो एम्परर है, अब नजर आ गया है कि एम्परर के पास इतना कंट्रोल नहीं है जितना लोग समझते थे। तो जो लोग नाखुश हैं पुतिन के साथ रशिया के अंदर, और काफी सारे ऐसे लोग हैं जो डर के पीछे खड़े थे उनके इस जंग के दौरान, उनको अब नजर आएगा कि यार एक ग्रुप यूक्रेनियन फ्रंट लाइन से टर्न अराउंड करता है, आर्मर्ड कॉलम चलाने लगता है, वो 200 किलोमीटर तक मॉस्को के करीब आने लग जाता है और हम कुछ कर नहीं सकते। मॉस्को जो है वो बेबस नजर आया एक तरह से। और फिर उन्होंने कॉम्प्रो कराया, वो भी कॉम्प्रो किसने ब्रोकर किया? बेलारूस ने। यानी कि ये ऐसी पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में ऐसी बात हुई कि अगर पाकिस्तान में पीटीआई और पीडीएम और जीएचक्यू की लड़ाई जो चल रही है उसमें अफगान तालिबान जो है वो कहें हम किरदार अदा करते हैं सालसी, तो बड़ी मजाक की बात लोगों को लगेगी कि अफगान तालिबान कहाँ से इस मामले में आ गए। तो ये एक हुआ इसके अंदर, एंड आई थिंक ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है क्योंकि रशिया की एक हिस्ट्री है बिलखुसूस इन्वेजन्स की, जहाँ रूसी जो लीडर्स हैं, जार्स जिन्हें कहा जाता है, उनकी एक तारीख है कि वो जब अपने आप को ओवर स्ट्रेच करते थे जंग के अंदर, तो घर के अंदर ही जो है रिबेलियन हो जाता था, और फिर जो है या आप बचते थे या सामने वाला बचता था, दोनों नहीं बच सकते। एक कबर और दो लोग हैं अब, सदर पुतिन और वैगनर ग्रुप के फाउंडर। तो इट विल बी, आई डोंट थिंक द स्टोरी इज ओवर बाय एनी स्ट्रेच ऑफ द इमेजिनेशन। So the story is not over. It also means that the Ukraine, I mean, the conflict in Ukraine has now entered it's 1.5 years practically, I think. Putin मजीद कमजोर हो गया है। कू उनको, हमें कू अच्छा नहीं मिला, उनको बेहतर कू मिल गया, आप ये कहने की कोशिश कर रहे हो उज़ैर? और उनका भी नाकाम ही हो गया, थोड़ा शोर शराबा हुआ, लेकिन उनका हमसे भी तेज से, पाकिस्तान से भी तेजी से जो है वो पीछे पीछे हट गए लोग। लेकिन अग्रीमेंट वही हुई है कि डिफेंस मिनिस्ट्रीज पे चेंजेस होंगी, और उसके Yes. बाद फिर देखते हैं क्या होता है। Okay, all right. So that's Russia.
I think मेरे ख्याल में the big story this week is obviously has been the seas in Pakistan. दो बड़ी कहानियां जो थी हमने पिछले हफ्ते भी अपने पॉडकास्ट में जिक्र किया था. And I just want to quickly mention it because I think there's been a lot of interesting talk about the way these two have been covered. Um, एक मैं कहूंगी कि हम लिंक भी भेज देंगे आपको जिब्रान पेश इमाम रॉयटर्स के लिए. It's a very nice, very excellent piece, a really excellent piece on a background on ये जो migrant क्राइसिस हुआ है जिसमें आपने देखा कि यूनान के शोर के ऑफ द बोट दैट कैप्साइज एज वेल जिसमें मैं उर्दू इंग्लिश जो है ना कंप्लीट मिक्स कर रही हूं एंड यू विल हैव टू फॉरगिव मी आई वोंट but I also want to point out that according to the story that Gibran did, इस साल मई 2023 तक हमने देखा है कि कोई तकरीबन 5,000 पाकिस्तानी have been illegally trying to escape Pakistan, and via various routes. We mentioned that the last time. And I think the contrast has been the way we had the Titanic major submersible exploded. It's another huge tragedy. But the contrast in terms of search and rescue, as well as coverage, it's been a hot topic of debate within Pakistan and outside of Pakistan as well. Some great pieces. So I would say that we will never know the names of all the Pakistanis who lost their lives in that port of Greece, of the coast of Greece. हमें उन दो पाकिस्तानियों के नाम तो याद रहेंगे क्योंकि सिर्फ दो थे और जाहिर है उनके ताल्लुकात भी थे, but that doesn't take away from their loss. The young 19-year-old in them, philanthropist, there's a family that's been left bereaved as well. So ये हमें उनको दोनों हम मवाजना नहीं कर सकते in terms of value of life lost, but coverage के हवाले से and rescue efforts के हवाले से I think मवाजना जरूर बनता है. वो contrast that unfortunate tendency of the privileged getting more attention. So I will say that I just want to point that out, that it is true that those nameless Pakistanis who had it tough in Pakistan, who had it tough on the sea, and who were allowed to sink, who were allowed to drown. But people who don't want to accept immigrants, economic immigrants, is still there. So that's sort of my take on it. No, Amber, I couldn't agree more. और उस पर मैं एक anecdotal evidence भी आपको से शेयर करता हूँ कि मैं जब ऑफिस 2 दिन पहले जा रहा था तो वहाँ जो हमारा सिक्योरिटी का जो बंदा है जो फ्रंट ऑफिस पे बैठता है, they were talking about the submarine implosion as well in terms of the rescue effort and all of that. तो उसकी domestic US media में इतनी coverage थी कि the person sitting on the front desk was aware of what was going on, and I could hear them talk about what happened, as opposed to the boat capsizing off of the shores of Greece. And that, again, to your point, is evidence of the coverage that it had and the sort of like people remembering कि एक तरफ ये submarine implosion हुई है, उसकी search चल रही है, etc., etc. That doesn't take away from the tragedy on either side. लेकिन उससे एक और जक्सटापोजिशन जो मुझे नजर आई वो ये कि फ्रांस के अंदर एक कोशिश की गई फॉर अ मोमेंट ऑफ साइलेंस और फ्रेंच लॉ मेकर्स ने भयानक तरीके से उसे रिजेक्ट किया, कहा कि हम नहीं होने देंगे ये बात, और वो वायरल भी हुई क्लिप्स. एंड अगेन इट्स सो कंडेमनेबल कि यूरोप के ममालिक जो अपने आप को तहजीब और ह्यूमन राइट्स और इक्विटी फॉर ऑल और इन चीज़ों की बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, और ग्लोबल साउथ के ममालिक को बड़ा कहते हैं कि आप ये भी ठीक करें, आप इनके राइट्स के ऊपर भी कुछ काम करें, हम आपको मार्केट एक्सेस नहीं देंगे अगर आप ये सारी चीज़ें नहीं करेंगे, और अपने घर में मोमेंट ऑफ साइलेंस करने को भी राजी नहीं है उन लोगों के लिए जो बेचारे गरीब भाग रहे हैं. एंड इन मेनी इंस्टेंसेस, इन पर्टिकुलर फ्रॉम प्लेसेस लाइक लिबिया, भाग रहे हैं उन जंगों की वजह से जो मगरबी ममालिक ने इम्पोज की उन एरियाज के ऊपर, जिनसे लोग अब भाग के बेहतर जिंदगी की तलाश में कश्ती पे बैठ के अपनी जिंदगी रिस्क करते हैं और खो बैठते हैं. तो ये भी एक बड़ा जो है मगरिब का दोगलापन एक तरह से नजर आया हमें फ्रांस के अंदर, जहां मोमेंट ऑफ साइलेंस तक पे वो नहीं करने दिया उन्होंने. Yes, I mean, how much does it take as well? Yeah, so moment of silence there, I guess. I'm going to try and sort of segue. It's a little difficult. I think another story of note very quickly. ये जो इस वक्त फौजी अदालतों में civilians का trial उसको challenge किया गया. एक bench
लास्ट मिनट में बहुत तेजी से चीफ जस्टिस उमर अता दनियाल ने बनाया, उसकी सरबराही सरप्राइज सरप्राइज जस्टिस काजी फाइज ईसा, जिन्होंने who stepped down actually from the bench, stepped aside from it, including he was the only one, Justice सरदार तारिक मसूद ने भी किया। और उनका एतराज क्या था? उनका एतराज ये था कि इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 का भी पास हुआ था, उसके मुताबिक इस बेंच की तश्कील नहीं दी थी। तो मैं कहूंगी जस्ट लास्ट थिंग दैट this is actually a matter of importance. I do agree with Justice Qazi Faiz के इमरान खान साहब के दौर में मिसाल के तौर पर 25 सिविलियंस ट्राई हुए थे मिलिट्री कोर्ट में, किसी ने इसका नोटिस नहीं लिया था, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस। बट it's still an important one. इसका precedent भी set हो सकता था। I feel like there is still that ego tussle that's also continuing within the Supreme Court, and it sort of brings to mind कि एक constitutional court जिसका बहुत सारे legal experts काफी सालों से मुतालबा कर रहे हैं, I think that holds true, and that's sort of my take on it. आई थिंक उसके एक जो एडिशन मैं ये कर दूंगा अंबर के, एक तरह से ये जो इलीट इन फाइटिंग है ये हमें नजर आई कोर्ट के अंदर, लीगल साइड पे भी, बेंच की कॉम्पोजिशन साइड पे भी, तल्ख कलामी भी जो हुई, जो रिपोर्ट हुई Yes. कोर्ट के अंदर, बड़ी अफसोसनाक है। और मेरे नज़दीक अफसोसनाक इसलिए है कि जस्टिस साहब जो आपस में लड़ रहे हैं, पार्लियामान और सुप्रीम कोर्ट आपस में लड़ रहा है, इसका एंड ऑफ द डे इम्पैक्ट आम शहरी पर है। क्योंकि ऐसा आपने कहा 25 सिविलियंस ट्राई हुए मिलिट्री कोर्ट में पीटीआई के दौर में, उससे पहले भी होते आए हैं। उससे और पहले ये बेहद बहुत सारे और होते ये रहे। अगर Yes. कॉन्स्टिट्यूशनल है तो जरूरी नहीं कि हर चीज जो कॉन्स्टिट्यूशनल होती है वो ठीक होती है। अभी जो लॉ मिनिस्टर हैं पीडीएम हुकूमत के, वो वॉशिंगटन आए हुए थे, वो वहाँ यहाँ इंगेज कर रहे हैं कांग्रेसमैन से, और जहां तक मैंने सुना वो यही बात कर रहे हैं कि जी हमारा तो आइन इस बात की इजाजत देता है, फलाना फलाना फलाना। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर लड़ाई, जैसे आपने कहा, ये जो चल रही है, उससे आम शहरी का ही नुकसान हो रहा है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट डिसअपियरेंसेस के ऊपर कुछ नहीं कर सका, अब मिलिट्री कोर्ट के ऊपर आपस में लड़ रहा है। तो ये जो इलीट इन फाइटिंग है, ठीक है, इनके जो, हम इस पे पहले भी बात कर चुके हैं कि जो इन्फ्लुएंशियल लोगों के बच्चे हैं या रिश्तेदार हैं जिनके ऊपर जो है टारगेटिंग हो रही है, वो तो डील करके, पार्टी चेंज करके अपनी जिंदगी बचा लेंगे, और बचा रहे हैं, हमारे सामने है। लेकिन जो अंडर प्रिविलेज्ड वर्कर है, ये हमने जिया के जमाने में भी देखा, उससे पहले भी देखा, 90s में भी देखा, वो बेचारा या बेचारी जो है वो सड़ेगी जेल के अंदर। क्योंकि आपका जो निज़ाम है और निज़ाम के अंदर जो रूलिंग क्लासेस हैं, उनको फिक्र नहीं है इन बेचारे बच्चे बच्चियों की, जो कि आ गए बाहर क्योंकि उनके लीडर ने उन्हें कहा, और अब उनके खिलाफ जो काम होगा उस पर नोबडी इज बॉदर्ड इन दैट सेंस। So exactly. So I just yeah, I do 100% agree with you. Abandoned by the court, abandoned because of the ego within the Supreme Court, and abandoned by leaders. चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो या चाहे वुकला, तो जाहिर है कोशिश करते रहते हैं, लेकिन I think that abandoned all round again because of all these ego issues. Speaking of ego issues, and I think let's sort of segue into the winners and losers. आई नो मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं विनर्स एंड लूजर्स पॉलिटिकल नहीं करूंगी, बट आई थिंक गिवन के इस वक्त पार्लियामान जो है वो इस वक्त हम देख रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ दुबई में है, वापसी की तैयारी शायद कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि इस वक्त एक और, अगर बजट बड़ी तेजी से पास हुआ था तो एक और बड़ी वजह से बड़ी तेजी से बिल पास हो गया। वो कौन सा है कि 5 साल की नाअहली होनी चाहिए, महदूद कर दिया है। जो लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन है उसको 5 years तक कर दिया गया है। ये सेनेट में पास होता है, कौमी असेंबली और में भी ये पास हो गया है। दूसरी तरफ रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करेगा। यस, 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 जहांगीर तरीन, नवाज शरीफ, हियर वी कम, इलेक्शन। फिर दूसरी तरफ मियां नवाज शरीफ के खिलाफ, एंड आई विल से कि दिस वाज एन ओल्ड केस, दैट डजंट मीन इट वाज करेक्ट, बट स्टिल आई थिंक द टाइमिंग इज रियली इंपॉर्टेंट। उनको, उनके खिलाफ एक केस था 80 की दिहाई का, प्लॉट अलॉटमेंट का, यानी कि उन्हें गैर कानूनी तरीके से कुछ जमीनें दी थी। वो दो जो और अक्यूज थे उनकी वैसी पहले, इससे पहले भी वो, इनको केस से बरियत मिल चुकी थी, अब मियां नवाज शरीफ को भी मिल गई है मजीद एक और केस में। सो यू नो मियां नवाज शरीफ looks like he's set to return. और आज मैं जब सुबह उठा अंबर, तो कबूतरों की खबर यही थी कि सेट टू रिटर्न, और वजीर आजम के चांसेस भी, जैसे आईएमएफ की डील के चांसेस थोड़े ऊपर गए हैं, वैसे वजीर आजम बनने के चांसेस भी मियां साहब के ऊपर गए हैं। और ऑन अ लाइटर नोट अंबर,
ये प्लॉट श्लॉट वाली कहानियां आपकी और हमारी क्यों नहीं होती? हमें भी कोई यार प्लॉट ऐसे कोई मिले। ये जो है ऐसे ही लोगों के चल रहे होते हैं भाई। हमें भी जरा स्कीम बताएं। लोग कमेंट्स अगर सुन रहे हैं तो बताएं भाई कैसे इस गेम में आना चाहिए, कि ये गेम इतने मुझे सालों से मुझे चल तो रहा है। कुछ मुझे तो कुछ नहीं पता। मुझे इतना पता है कि इस वक्त जो आईएमएफ बजट है, उसकी वजह से आपको प्लॉट खरीदने में और बेचने में आगे आपका टैक्स में इजाफा हुआ है। मुझे इतना पता है कि लोग मुझे बहुत सालों से लिफाफा सहाफी कह रहे हैं, लेकिन इस वक्त मेरे पास कोई ना गाड़ी है ना अपना कोई प्लॉट है। तो बिल्कुल। मुझे भी जरा बताइए कि और वो लिफाफे कहाँ गए, और वो प्लॉट अगर मिल सके और तो ये जरा पॉडकास्ट हम तरीका मुफ्ते मुझे में बताएं। कर रहे हैं, तो अगर कोई रियल एस्टेट टाइकून टाइप हैं जो स्पॉन्सर करना चाहते कोई हैं नाजुक स्पॉन्सर करना चाहे। नाजुक मोड़ को, तो फिर हम भी जो है वो सोचेंगे। शायद कुछ लोग सोच रहे होंगे कि वो मलिक रियाज वाली एक एपिसोड हमने करनी थी अंबर, वो कोई डील शील तो नहीं हो गई कि हमने कोई डील वो शील तो नहीं टॉपिक ही हो गई। छोड़ दिया? देखिए, हालात हालात तो उधर ये हो गए कि हम तो पहले कुछ महीने पहले तक 2 एपिसोड कर रहे थे, अब तो एक ही एपिसोड कर पाते बिल्कुल जो हैं। है अब ये जो है अगर कोई स्पॉन्सर करना चाहे हाउसिंग सोसाइटी वाले, तो हम हाजिर हैं, प्लॉट भी ले लेंगे। हम हाजिर हैं। आई एम द लूजर ऑफ द वीक। दैट्स व्हाट आई वांट टू से। टैक्स लगाया आपके ऊपर नया, जो है टू एंड ना हाफ टैक्स परसेंट लगाया है, ना प्लॉट है, ना कुछ है। लूजर ऑफ द बिल्कुल बिल्कुल। वीक। मेरे विनर्स और लूजर्स अंबर इस हफ्ते, आई हैव टू विनर्स। ऑब्वियसली गोइंग बैक टू स्पोर्ट्स, एशेस का पहला टेस्ट ऑस्ट्रेलिया विद अ वेरी वेरी अमेजिंग विन। बड़े मजे का मैच था, मैंने थोड़ी हाइलाइट्स उसकी देखी। तो एशेस इज द पिनेकल ऑफ टेस्ट क्रिकेट, वाज अ लॉट ऑफ फन टू वॉच दैट फर्स्ट गेम। या और इंग्लैंड ने एक तरह से नई जो है एनर्जी डाली है टेस्ट क्रिकेट में, बिकॉज दे आर प्लेइंग इट वेरी डिफरेंटली फ्रॉम हाउ इट यूज्ड टू बी प्लेड. So I thoroughly enjoyed that approach. There is a team that is trying to change it, and Australia still tries to play more traditionally in that sense. And then the other winner of the week is Narendra Modi. For a man to come to Washington and have all of the pomp and circumstance and the red carpet rolled out for him is amazing. And in that sense, he's showing a different, more outward-looking side of India. Or या in that foreign policy side of the conversation, he's been a big winner because his approach to the US has not only been proven right in terms of how he was engaged in Washington and New York, बट एज वी टॉक्ड अबाउट कि उसके सामने जो रशिया में हुआ, वो उसकी अक्कासी करता है कि उनकी जो फॉरेन पॉलिसी की अप्रोच रही है अमेरिका के करीब आने की, वो एक तरह से सही साबित हुई थी, नजर एटलीस्ट अभी तक तो नजर आ रही है. Which is why I want to say कि this is why Uzair, the Indians love Uzair. और मुझे लगता है कि ये आपकी जो बात है दोबारा से ये क्लिप वायरल भी हो जाएगा. बिल्कुल. So, we'll wait for that to happen. मुझे वहां से भी लिफाफे आ रहे हैं. इंडिया की प्लॉट्स मेरे पास है अंबर. अगर आपको इंडिया वाले प्लॉट चाहिए तो वहाँ जो करेंसी है वो डिप्रिशिएट भी इतनी नहीं होती, तो सोच लें आप जरा. वहाँ वाली डील अच्छी है वैसे. Yeah, चलो ठीक है. Mahawali deal, Uzair has worked it out. With that, we close this episode. Please let me know why I am the loser and Uzair is the winner. And I think that's sort of the poll I'm going to hold as well. इस हफ्ते हमारा ज़ाहिर पाकिस्तान में बकरा ईद भी होगी, तो मैं अगर टैक्स के हवाले से कुर्बानी दे रही हूँ, यहाँ बकरों की भी कुर्बानी होगी. So again, not possible to have the sort of midweek yet again, but we'll be back on the weekend for the full recap. Thank you. Khuda Hafiz. Khuda Hafiz.